हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल AK एकेडमी में। बच्चों, यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो पहला जो हम सीरीज जो वीडियो लेके आए हैं वो बायोलॉजी की है, जिसके अंदर हम आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ क्वेश्चंस कराने वाले हैं। 4-5 वीडियो लेके आएंगे हम इस चैप्टर की, जिसमें हम आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस बच्चों अनलिमिटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, जो एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अगर आप बात करते हैं यूपी सीनेट का, जो अभी हुआ था आपका जून के अंदर, और फिर से आपके ये एग्ज़ाम करीब आ चुके हैं, इसलिए हम आपको ये सीरीज़ दे रहे हैं क्वेश्चंस की, जिससे आप काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चंस की जो PDF है वो हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। आपको टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब के नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है हमारा लिंक जो है टेलीग्राम का ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके उसको जो है फिर से आप दोबारा उस क्वेश्चन को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू सेल जनरेटेड फ्रॉम, ये हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन है कि न्यू सेल जो होती हैं वो कहाँ से जनरेट होती हैं। तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, NCERT की लाइन है। आप NCERT अगर आप पढ़ते होंगे तो ये जो आंसर इसका जाएगा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, क्योंकि जो हमारी जो नई सेल होती है वो कहाँ से जनरेट होती हैं, हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही जनरेट होती हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हो कि विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। तो बच्चों, जो हमारा बैक्टीरिया होता है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कौन फंक्शन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, पहले तो आप हमें ये बताइए। बच्चों, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है वो होता है रेस्पिरेशन करना। क्या होता है? रेस्पिरेशन करना, रेस्पायरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मीज़ोजोम होता है, मीज़ोजोम, ये इसका काम क्या होता है? रेस्पायरेशन करना। आप ये भी NCERT का क्वेश्चन है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे आप थर्ड क्वेश्चन पे आते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। इसमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनल्स हैं या ऑर्गेनिल हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। जैसे कि आपको यहाँ पर पता है राइबोसोम जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स आते हैं, जैसे कि मीजोसोम, वैक्यूल एंड लाइसोसोम। तो यहाँ पर बताइए कौन सा जो आंसर होगा। सो गाइस, ये भी जो है आपका NCERT का क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया ना, राइबोसोम इसका आंसर जाएगा। राइबोसोम जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। उसके बाद बच्चों हम आगे चलते हैं। सो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये भी एक NCERT का क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है हमारा लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड पेरोक्सिसोम। तो यहाँ पर आप बताइए कि कौन सा हमारा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है। तो बच्चों, लाइसोसोम हमारा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, वैक्यूल है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी है, और जो यहाँ पर आंसर बच्चों D है वो हमारा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है। जैसा कि आपको पता है सिर्फ 4 ही हमारे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, NCERT में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो आंसर जाएगा वो जाएगा 4th वन, मतलब D। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा। तो बच्चों, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि राइबोसोमल RNA इज एक्टिवली सिंथेसिस इन। ठीक है, जो राइबोसोमल RNA होता है वो किस में सिंथेसिस होता है एक्टिवली। तो ये भी हमारा एक NCERT का लाइन से उठाया गया क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों आपको जो सीनेट एग्ज़ाम है या फिर कोई भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें मेनली NCERT को ही फोकस किया जाता है। एज टू एज डायरेक्ट NCERT की लाइन आपके एग्ज़ाम में आती है। तो बच्चों, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो राइबोसोम का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर एक न्यूक्लियोलस का है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, लाइसोसोम है। तो बच्चों, जो NCERT में दिया गया है कि rRNA जो होता है वो कहाँ पर बनता है, तो वो आपका जो ऑप्शन होगा वो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ आपको, इसका जो आंसर होता है वो न्यूक्लियोलस होता है, क्योंकि ये भी एक NCERT की लाइन है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन NCERT का है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो B होगा। फिर जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि मिडल लैमेला, जो मिडल लैमेला होता है
इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, किस चीज़ का बना होता है मिडल लैमेला। तो ये भी हमारा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है बच्चों जो आपको क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में वो आपको सिर्फ एनसीईआरटी से ही आएगा, क्योंकि हमने भी एग्ज़ाम दिया था 2024 का, तो उसमें मेनली जो एकदम बेसिक क्वेश्चन आए थे और वो थे हमारे एनसीईआरटी बेस्ड पे, और 9-10 टाइप के क्वेश्चन ही आए थे, उसमें ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं थे। तो बच्चों यहाँ पर जो है का क्या ऑप्शन होगा आप बता सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है हेमीसेलुलोज और म्यूरामिक एसिड, कैल्शियम पैक्टेट एंड फॉस्फोग्लिसराइड्स। तो यहाँ पर जो बच्चों ऑप्शन आपका जाने वाला है, आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम पैक्टेट क्या जाएगा, एक मिनट बच्चों। तो आपको जो आंसर जाएगा वो कैल्शियम पैक्टेट जाएगा, ये भी एनसीईआरटी की ही लाइन है, ठीक है। फिर बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर जो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पूछा गया है कि जो 2 सब यूनिट होती हैं राइबोसोम की रिमेन्स यूनाइटेड एट अ क्रिटिकल आयन लेवल ऑफ। मतलब ये पूछा गया जो 2 सब यूनिट होती है ना, जैसे कि हमारा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग यूनिट वाइज राइबोसोम होते हैं, जैसे कि हमारा 80S का होता है और 70S का होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर किस चीज़ से वो जुड़े होते हैं, दोनों जो सब यूनिट्स होती हैं हमारी बच्चों, यहाँ पर जो दोनों सब यूनिट होती हैं हमारी, जो हमारे 2 सब यूनिट होती हैं, एक लार्ज यूनिट एक स्मॉल यूनिट जो होती है, एक स्मॉल होती है और एक लार्ज यूनिट होती है। तो ये दोनों जो यूनिट होती है किस आयन से जुड़ी होती है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े होंगे एनसीईआरटी। तो यहाँ पर आप सिंपल जो है देख सकते हो, यहाँ पर जो आपका जो ऑप्शन है वो मैग्नीशियम जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर बच्चों इस तरह के ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है मैंगनीज, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, मैग्नीशियम आयन होता है Mg2+, ठीक है, ये आयन होता है, इस आयन से जुड़ा होता है मैग्नीशियम 2+ से, ठीक है। आपको इस तरह भी ऑप्शन दिया जा सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शन आते हैं जो बच्चे सिली मिस्टेक करके आते हैं, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस रखना है ऐसे क्वेश्चन पे, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है और ये भी एनसीईआरटी से ही लिया गया है, ठीक है बच्चों। आप लोग को सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। तो यहाँ पर जो साइट ऑफ रेस्पिरेशन होता है बैक्टीरिया के अंदर, वो कहाँ से होता है, किस चीज़ से होता है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि मेसोजोम किसका पार्ट है। मेसोजोम बच्चों प्रोकैरियोट्स का ही पार्ट है जो कि बैक्टीरिया में होता है, और राइबोसोम बैक्टीरिया में होता है, माइक्रोसोम एपिसोम। तो ये पूछा गया है यहाँ पर कि कौन सा साइट होता है। तो आपको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है मेसोजोम। अभी हमने एक क्वेश्चन कराया था कि रेस्पिरेशन कौन करवाता है, तो मेसोजोम करवाता है बैक्टीरिया के अंदर। तो रेस्पिरेशन बैक्टीरिया के अंदर मेसोजोम करवाता है। इसका जो आंसर बच्चों होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर बच्चों पूछा गया है कि द मेन अरीना ऑफ डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़, जो हमारा बच्चों सेल होता है ना, ये भी एज टू एज एनसीईआरटी की लाइन उठाई गई बच्चों, क्योंकि एकदम फोकस आपको एनसीईआरटी पे ही रखना है और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं वो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे सेल के अंदर वो कहाँ पे होती हैं। तो सेल के अंदर बच्चों एक प्लाज्मा होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, लिक्विड होता है एक। तो साइटोप्लाज्म जो होता है इसी के अंदर सारी ऑर्गेनेलीज हमारी होती हैं, इसी के अंदर सारी एक्टिविटीज़, सेलुलर एक्टिविटीज़ सब परफॉर्म होती हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका जो आंसर है वो बी है। आप जो है हमारा मतलब मैं सोचता हूँ कि आपने आंसर अच्छा दिया होगा इसका। उसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। जैसे कि आपको पता है जो चारों ऑप्शन है वो सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो इसमें आप बताइए किसमें डीएनए नहीं होता है। तो जैसे कि आपको पता होगा एनसीईआरटी अगर आप पढ़े होंगे, तो आप हमें बताइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट में किस टाइप के डीएनए होते हैं। इन तीनों में डीएनए होता है और किस में एब्सेंट होता है, वो होता है डी ऑप्शन जाएगा यहाँ पर, राइबोसोम्स में डीएनए नहीं होता है।
ठीक है। और इनमें बताना आपको कमेंट करके कौन कौन से DNA किस टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पर पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये नीट के अंदर भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप करिएगा, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है कि क्या डिफरेंट नहीं होता है, मतलब ई कोलाई बच्चों क्या है। ई कोलाई एक हमारा प्रोकैरियोट्स, मतलब बैक्टीरिया कह सकते हो, है ना, प्रोकैरियोट है। और जो क्लेमाइडोमोनास ये हमारा एक यूकैरियोट है। तो यहाँ पर बच्चों देखो क्वेश्चन एग्जांपल देके पूछा गया है कि क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देके पूछा गया है। तो आपसे सिंपल ये पूछा गया है कि यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या डिफरेंट नहीं होता है। तो आपको NCERT में एक लाइन मिलेगी, जो सेल मेम्ब्रेन होता है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन जो होता है हमारा वो डिफर नहीं करता है। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है दोनों के अंदर। तो जो इसका आंसर जाने वाला है वो A होता है, क्योंकि आपको बच्चों यहाँ पर पता है इसका जो बच्चों आंसर जाएगा वो जाएगा A, क्योंकि सेल वॉल डिफरेंट होती है, डिफरेंट चीज़ की बनी होती है। और बच्चों यहाँ पर जो राइबोसोम होता है आपको पता है 70S 80S अलग अलग होते हैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। तो आप ये भी एक क्वेश्चन कमेंट करिएगा कि प्रोकैरियोट्स में कितने S का राइबोसोम होता है और यूकैरियोट्स में कितने S का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम चलते हैं, तो इसका बच्चों जो आंसर जाएगा वो A जाएगा, ठीक है, A जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों पूछा गया है कि द न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ। यहाँ पर पूछा गया जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो कहाँ से ड्राइव होता है। ये भी बच्चों एक NCERT का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी अभी नीट में भी आ चुका है और आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए हैं। यूपी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यूपी लेवल पे, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों जैसे कि आप यहाँ पर आप देख लेते हैं मेम्ब्रेन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो बच्चों जो इसका जो आंसर जाएगा वो आप अगर NCERT पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो C जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से RER जो होता है बच्चों, यहाँ से आपका ड्राइव होता है न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी एक NCERT का ही क्वेश्चन है। हु डिस्कवर द सेल मेम्ब्रेन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम यूपी सीनेट में भी पूछा गया है और कई बार नीट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो जितने भी आपके एग्ज़ाम यूपी के लेवल पे हैं या स्टेट लेवल पे हैं या फिर आपका पूरा ऑल इंडिया जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है 1 लाइन का कि हु डिस्कवर द सेल मेम्ब्रेन। तो आपको पता होगा कि रॉबर्ट हुक ने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था और शेल्डन एंड स्वान ने क्या किया था कि टुगेदर फार्मूलेट किया था सेल थ्योरी को, ठीक है। सेल थ्योरी दिया था शेल्डन एंड स्वान ने टुगेदर मिलके, मतलब दोनों ने साथ में मिलके सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया था। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु गेव द सेल थ्योरी। तो ये क्वेश्चन भी नीचे आ ही चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हु गेव द सेल थ्योरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसने हमको सेल थ्योरी दिया था। अभी हमने बताया कि शेल्डन और स्वान दोनों मिल के हमको दिए थे सेल थ्योरी, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों जो जाएगा C। ये भी NCERT का क्वेश्चन है और ये आपके नीट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट देके पूछा गया है और आप 1 वर्ड में भी पूछा गया, मतलब सिंगल वर्ड में भी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, यहाँ पर ये पूछा गया है कि द स्मॉलेस्ट सेल्स आर। आपको NCERT में बताया गया है कि जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। क्या है? माइकोप्लाज्मा। तो इसका कितना साइज कितना होता है, कितना माइक्रोमीटर होता है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आपको जो क्वेश्चन है वो एकदम बेसिक ही आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे, एकदम ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने NCERT की लाइन्स अच्छे से पढ़ी हैं या फिर आपने हाई स्कूल काफ़ी अच्छे से किया है, ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन आएंगे, आपको घबराने वाली ज़रूरत नहीं है।
तो आज की सीरीज़ आपको कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए।